नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। चलिए साथियों, देरी न करते हुए अपने अधिकारी बैच की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पिछले सेशन में पहुंच चुके थे। हमने देखा कि 1945 में विवेल साहब अपना विवेल प्लान या विवेल योजना लेकर के आए। उसके तहत उसमें कुछ प्रावधान थे, हमने वो सभी कुछ देखे। और अगला हमने देखा था कि भाई 1945 में इंग्लैंड जो था यानी ब्रिटेन जो था उसमें चुनाव हुए थे, और 1945 के ब्रिटेन के जो चुनाव हुए उनमें एक नई सरकार बनी, एक नए दल की सरकार बनी, लेबर पार्टी की, जिसमें प्रधानमंत्री बनाए गए क्लीमेंट एटली। और उससे पहले जो थी वो विंस्टन चर्चिल साहब की सरकार हुआ करती थी, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। यहाँ तक बात ठीक है। अगली बात हमने बताया कि ये जो क्लीमेंट एटली साहब जो थे वो थोड़े लिबरल व्यक्ति थे। तो जो लिबरल होता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग जरूर करता है, बात करता है। तो इन्होंने अपने हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा करी कि भाई संविधान सभा भारतीयों का अधिकार है, संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है, तो इन्हें संविधान सभा दी जानी चाहिए, तो इन्हें संविधान सभा दी जानी चाहिए। तो अगले ही वर्ष 1946 में, मार्च 1946 में इन्होंने भेजा कैबिनेट मिशन भारत में। क्या भेजा साथियों? इन्होंने भेजा कैबिनेट मिशन भारत में। तो अब कैबिनेट मिशन के क्या उद्देश्य हैं? कैबिनेट मिशन अब संविधान सभा का गठन करेगा और अंतरिम सरकार का गठन करेगा। तो आज हमारी बात हो गई संविधान सभा पर। हमारा नया टॉपिक शुरुआत हो रही है, संविधान सभा। क्या साथियों? संविधान सभा। चलिए, संविधान सभा, संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आज हम इसकी बात करते वाले। तो भैया संविधान सभा क्या करती है? संविधान सभा संविधान बनाती है। संविधान क्या होता है? संविधान में शासन चलाने के नियम कानून उल्लेखित होते हैं, यानी किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए हमारा संविधान आवश्यक हो जाता है। तो उसी संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो संविधान सभा क्या करती है? तो संविधान सभा संविधान बनाती है। बात यहाँ तक क्लियर है? तो प्यारे साथियों, ऐसे कौन व्यक्ति थे विश्व की, यदि मैं दुनिया की बात करूं, भारत पर हम अभी बाद में आएंगे, हम पहले अभी दुनिया की बात कर ले रहे हैं। तो विश्व में पहली बार एक व्यक्ति थे। अगर मैं इसके विचार की बात करूं, विचार की यदि मैं बात करूं, तो एक व्यक्ति थे हेनरी मैन। कौन थे? हेनरी मैन। ये कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के थे बाबू। ये कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के थे। इनके दिमाग में सबसे पहले विचार आया संविधान सभा का। किसके दिमाग में आया? तो सर हेनरी मैन एक व्यक्ति थे, इनके दिमाग में एक विचार आया संविधान सभा का कि भैया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बहुत जरूरी है। तो इनका जो विचार था वो इंग्लैंड ने नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में तो भैया संसदीय संप्रभुता है, और यहाँ का जो संविधान है वो तो अलिखित है। यहाँ का तो अलिखित है ना। और आप सभी जानते हैं कि संविधान लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। तो ब्रिटेन में कैसा है? अलिखित है। तो वहाँ पर क्या हुआ, इनके जो विचार था इंग्लैंड के थे, और इंग्लैंड की जो संसद थी उसने इनके विचार को नहीं अपनाया, वहाँ की सरकार ने इनके विचार को नहीं अपनाया, बल्कि इनके विचार को जो अपनाया वो अपनाया बाबू, वो अपनाया अमेरिका ने। किसने अपनाया? अमेरिका ने। अमेरिका अमेरिका की संविधान सभा का गठन किया गया। अमेरिका संविधान सभा का गठन किया गया 1787 में। और इनका एक सम्मेलन हुआ था, फिलाडेल्फिया का सम्मेलन। किसका? फिलाडेल्फिया का सम्मेलन। उसमें स्वीकारा गया कि भैया हाँ, संविधान सभा हमारी होनी चाहिए। तो विश्व की सबसे पहली
संविधान सभा कौन बनाई गई? तो 1787 में अमेरिका की संविधान सभा बनाई गई। उसके बाद फ्रांस वालों ने देखा, अरे ये क्या बना रहे हैं भैया, ये तो अरे ये क्या सभासी बिठा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि भाई ये बनाएंगे अपने देश को संविधान, तुम्हें ना पता है, ये बनाएंगे संविधान अपने देश का। उसके बाद फ्रांस ने भी अपना लिया 1789 में, प्यारे साथियों। उसके बाद फ्रांस ने अपना लिया ये विचार, फ्रांस ने अपना लिया कब? 1789 में। फ्रांस की जो संविधान सभा है उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय सभा। क्या नाम है? राष्ट्रीय सभा। इसका गठन किया गया 1789 में। प्यारे साथियों, बात यहाँ तक क्लियर हमारी हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले विचार हेनरी मैन ने, किसने अपना लिया? अमेरिका ने। उसके बाद फ्रांस ने। यदि मैं भारत के संविधान सभा की बात करूं तो भारत में संविधान सभा की मांग, भारत में संविधान सभा की मांग भारत में संविधान सभा की मांग डिमांड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि भारत में संविधान सभा की मांग की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा, सबसे पहले मांग किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में मांग की गई। एक विधेयक था। कौन सा विधेयक था प्यारे मित्रों? एक विधेयक था स्वराज विधेयक। कौन सा था? स्वराज विधेयक या फिर स्वराज बिल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो भारत में संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने करी? तो 1895 का स्वराज विधेयक में वीजी तिलक द्वारा या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग की गई। बात यहाँ तक हमारी क्लियर? चलिए, यहाँ तक ठीक है। और ये जो बाल गंगाधर तिलक की जो मांग थी प्यारे साथी, इसमें लिखिएगा, कुछ को पॉइंट हैं इसमें लिखिएगा आप लोग। ये जो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो मांग की गई थी, ये अनौपचारिक मांग थी। कैसी मांग थी? यह अनौपचारिक मांग थी प्यारे मित्रों। ये कैसी मांग थी? तो ये अनौपचारिक मांग थी। अनौपचारिक, अनौपचारिक मांग या फिर इसे हम व्यक्तिगत मांग भी बोलते हैं। व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग जब किसी व्यक्ति के द्वारा मांग की जाती है, मतलब जब उसका मन करे तब मांग कर दी, किसी पुस्तक में कर दी, किसी न्यूज़पेपर में कर दी, या फिर किसी कहीं जा रहे थे तो कोई सभा हुई वहाँ पर कर दी। तो जब ऐसी मांगें होती हैं तो उन्हें हम व्यक्तिगत मांग या फिर अनौपचारिक मांग बोलते हैं। एक होती है औपचारिक मांग। औपचारिक मांग उसे हम बोलते हैं ऑफिशियल डिमांड। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल डिमांड हम उसे बोलते हैं। और ऑफिशियल डिमांड जो होती है उस प्रस्ताव को कहीं ना कहीं पारित किया जाएगा। ऑफिशियल डिमांड के जो प्रस्ताव होता है उसको कहीं पारित किया जाएगा, किसी पार्टी द्वारा स्वीकार किया जाएगा, जब जाकर वो ऑफिशियल डिमांड बनती है या फिर औपचारिक मांग हमारी बनती है। बात यहाँ तक क्लियर है? इसे हम अनौपचारिक मांग के लिए अनऑफिशियल डिमांड भी बोल सकते हैं। अनऑफिशियल, ऑफिशियल डिमांड, इसे हम क्या बोलेंगे? अनऑफिशियल डिमांड भी बोलेंगे। अब बात समझ गए आप कि किसी व्यक्ति के द्वारा जब मांग की जाती है तो क्या होती है भैया? अनौपचारिक मांग बोलती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन पूछा गया किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम व्यक्तिगत मांग किसके द्वारा की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। बात यहाँ तक सही है? बहुत बढ़िया। अगला नंबर 2 देखिए, 1895 के बाद 1918 में, कब? 1918 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था।
18 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कौन सा था? 33वां अधिवेशन था। कहाँ पर? कांग्रेस का दिल्ली में हुआ था। उस कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया? एक प्रस्ताव रखा गया। कौन सा प्रस्ताव रखा गया मेरे साथियों? आत्मनिर्णय। कौन सा? आत्मनिर्णय। आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन का रखा गया क्या? प्रस्ताव। आत्मनिर्णय मतलब हमारे जो निर्णय होंगे वो हमारे स्वयं के निर्णय होंगे, हम स्वयं के द्वारा अपने निर्णय ले सकते हैं। यह प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस के 33वें अधिवेशन हुआ था। कब? दिल्ली में 1918 में। इसके बाद प्यारे साथियों, ये जो हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि 1919 का भारत शासन अधिनियम जो भारत में आया था, उसके तहत इन ब्रिटेन के लोगों ने या फिर जिन अंग्रेजों ने क्या करा, इन अंग्रेजों ने कहा कि भैया ये जो संविधान सभा आप लोग मांग कर रहे हैं, ये संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा, इसका गठन ब्रिटेन की संसद के द्वारा किया जाएगा या फिर ब्रिटेन की सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ब्रिटिश संसद में नहीं था, यानी कि संविधान सभा का गठन, इसमें क्या कहा गया कि संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन ब्रिटिश संसद में निहित है। तो क्या है कि ब्रिटेन की जो सरकार है या संसद है उसमें निहित है बाबू। किसका? संविधान सभा का गठन। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये लोग कह चुके हैं। अब गांधी जी को आई गुस्सा। अब जब गांधी जी गुस्सा आए तो भैया गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने सन 1922 में 1922 में गांधी जी की एक पत्रिका आती थी, यंग इंडिया पत्रिका। कौन सी पत्रिका आती थी गांधी जी की? यंग इंडिया पत्रिका। कौन सी? यंग इंडिया पत्रिका। यंग इंडिया पत्रिका गांधी जी की जो आती थी उस समय 1922 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने कहा कि भारतीयों का संविधान, भारतीयों का संविधान, संविधान भारतीयों की भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार बनाया जाएगा। क्या कहा गांधी जी द्वारा? कि भैया भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार बनाया जाएगा, मतलब जैसे भारतीय चाहेंगे वैसा संविधान भारतीय बनाएंगे। या फिर इसे हम पूर्ण अभिव्यक्ति भी बोलते हैं प्यारे साथियों, पूर्ण अभिव्यक्ति हम इसे बोलते हैं, यानी कि पूर्ण अभिव्यक्ति, पूरी तरीका से स्वतंत्र हैं हम अपना संविधान बनाने के लिए। बात यहाँ तक क्लियर है? चलिए, उसके बाद 1927 में मोतीलाल नेहरू द्वारा मांग करी गई। 1927 में किसके द्वारा की गई? मोतीलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई। देखिए प्यारे साथियों, ये जो महात्मा गांधी जी का जो कथन है ये पूछा था मध्य प्रदेश पीसीएस में। कहाँ पर पूछा था? ये पूछा था हमारा मध्य प्रदेश पीसीएस में। क्या क्वेश्चन था? कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की स्वेच्छा अनुसार बनाया जाना चाहिए। यह किसका कथन है? ये किसका कथन है? प्यारे साथियों, ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारा महात्मा गांधी जी का कथन है। किसका है? ये है महात्मा गांधी जी। कौन है ये? हमारे गांधी जी। हमारे कौन है ये? गांधी जी हैं।
बात यहाँ तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़े साथियों। चलिए चाय पी लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सुबह सुबह का समय, सुबह ही शूटिंग हो रही है। चलिए प्यारे साथियों, आप लोग भी जब पढ़ाई करा करें तो कहीं ना कहीं जो चादर होती है या फिर जो रजाई होती है उसको चारों तरफ से ओढ़ करके जब पढ़ाई करा करें, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है इस समय, तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे साथी, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, आ गई होंगी जहाँ तक मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। बाल गंगाधर तिलक 1918 कांग्रेस का अधिवेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके बाद महात्मा गांधी 1922 के कथन, पीछे से पूछा गया। 1927 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग करी गई। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगली बात करते हैं। अगली बात अब प्यारे साथियों हम लोग करते हैं आपसे 1927 के बाद मांग करेंगे 1934 में। 1934 में मांग करेंगे साथियों। 1934 चलिए 1934 में मांग करी गई। आई जो 1934 में जो मांग करी जा रही है, ये 3 लोगों के द्वारा की जा रही है। पहला, 1934 में मांग करी गई M.N. रॉय के द्वारा, M.N. रॉय। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। एक मांग करेगी स्वराज पार्टी द्वारा, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के द्वारा भी मांग कब करी गई? 1934 में की गई। ये तो क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी जा चुका है और ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारा। तो 1934 में 3 लोगों द्वारा मांग करी गई कि भैया, एक तो M.N. रॉय के द्वारा मांग करी गई, M.N. रॉय के द्वारा मांग करी गई हमारी, और हमारी किसके द्वारा मांग करी गई? और हमारी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग करी गई। और उसके बाद हमने बताया कि जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी के द्वारा भी हमारी मांग करेगी साथियों। बात यहाँ तक हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, और सुनिएगा, ये जो M.N. रॉय की जो मांग थी 1934 में करी गई, ये पहली औपचारिक मांग थी। कैसी थी? प्रथम औपचारिक मांग थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्यारे साथियों। प्रथम कैसी थी? औपचारिक मांग कैसी थी? ये प्रथम औपचारिक मांग हमारी हुआ करती थी। औपचारिक मांग बोले या फिर ऑफिशियल डिमांड बोलते हैं हम। ऑफिशियल डिमांड हमारी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, आप बोलेगे गुरुजी यहाँ भी एक व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, लेकिन क्या है कि इसे औपचारिक मांग आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये तो किसी के द्वारा पारित नहीं की गई प्रस्ताव। रुकिए साथियों, अभी 1934 में जो M.N. रॉय के द्वारा जो मांग करी गई, इनकी मांग को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा, किसके द्वारा? कांग्रेस कार्य समिति द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकार कर लिया था। कब? 1934 में ही। यहां तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। किसकी मांग को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1934 में स्वीकार किया गया? तो M.N. रॉय की मांग को। जब मैंने कहा कि जब किसी मांग को स्वीकार कर लिया जाता है किसी पार्टी द्वारा, किसी संघ या संगठन द्वारा, तो क्या होती है? वो ऑफिशियल डिमांड हमारी हो जाती है। और ये जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो मांग करी जा रही है यहाँ पर, इनका एक न्यूज़पेपर था, न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर। लिखिएगा, न्यू हेराल्ड, हेराल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। तो कौन सा पेपर था? हेराल्ड न्यूज़पेपर या फिर न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर जो था
वो किनका था? जवाहरलाल नेहरू का था। इसमें इन्होंने मांग अपनी करी थी। न्यूज़पेपर यानी अखबार था। क्या था? ये अखबार था। अखबार हमारा हुआ करता था। ठीक है पर साथियों, एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा की सर्वप्रथम जेल से मांग किसने करी? किसने? जेल से मांग किसने करी संविधान सभा की? तो प्यारे साथियों, एम.एन. रॉय जो थे ये इस समय कहाँ थे? ये जेल में थे। कहाँ थे ये? जेल में थे। यानी कि जेल से संविधान सभा की मांग कर रहे थे। कौन? एम.एन. रॉय द्वारा। कौन थे? एम.एन. रॉय जो थे हमारे, मानवेंद्र नाथ रॉय, वो क्या कर रहे थे? वो जेल से संविधान सभा की मांग कर रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक अपने न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में। ठीक है प्यारे साथियों, और स्वराज पार्टी का क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? तो प्यारे साथियों, उसमें बाल गंगाधर तिलक भी ऑप्शन में नहीं थे, है ना। और उसमें जो ऑप्शन में था सबसे पहले, वो स्वराज पार्टी थी। स्वराज पार्टी 1934 में। तो जो हमें पहले दिखाई देते तो हम वो लगा देंगे। अरे ऑप्शन में नहीं था बाल गंगाधर तिलक, तो क्या करें? तो हमें स्वराज पार्टी दिखी तो स्वराज पार्टी लगा देंगे, है ना। तो स्वराज पार्टी उसमें आंसर ठीक हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट लाऊंगा, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। समय अनुसार हम लोग तैयारी करते चल रहे हैं। 1934 के बाद आप लोग कहोगे गुरुजी, जब कांग्रेस कार्य समिति द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, तो हमें एक बात बताओ, फिर कांग्रेस पार्टी द्वारा कब संविधान सभा की मांग की गई? तो लिखिएगा प्यारे साथियों, कांग्रेस पार्टी द्वारा, लिखिएगा कांग्रेस पार्टी द्वारा 1935 में संविधान सभा की मांग की गई। तो भैया कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई? तो 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग हमारी की गई। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू साहब का एक कथन आता है 1938 में। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू साहब, हमारे जवाहरलाल नेहरू, JLN नेहरू साहब जो हैं, ये संविधान सभा के विषय में कह रहे हैं कि भारत की संविधान सभा का निर्वाचन, ये कह रहे हैं ये निर्वाचन तक पहुंच गए। भारत की संविधान सभा का निर्वाचन, भारत की संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होने चाहिए। प्यारे साथी, ये कह रहे हैं वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। कब कहा गया? तो भैया 1938 में ये कथन कहा गया। क्वेश्चन पूछता है कि भारत की संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। भैया वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू साहब का कथन है। आप लोग कहोगे गुरुजी इतनी देर से मांग हम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग ये बताइए हमें कि सर जी ये जो संविधान सभा की मांग थी, इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो लिखिएगा प्यारे साथियों, ये जो मांग थी संविधान सभा की मांग को, लिखिएगा प्यारे साथियों, संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब? 8 अगस्त 1940 का क्या था? अगस्त प्रस्ताव आया था प्यारे साथी। क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव में क्या किया गया? इसको स्वीकार किया गया। अरे अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया, पूछा गया था ना आप लोगों को, मैंने बताया कि भाई आप क्या चाहते हैं? हम संविधान सभा चाहते हैं कि हम संविधान सभा आपको दे देंगे, लेकिन देंगे कब? तो हम आपको देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो यहाँ पर ये बातें चल रही थी।
तो अगस्त प्रस्ताव में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पर क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया कि हाँ भैया आपको संविधान सभा दी जानी चाहिए, लेकिन देंगे कब, हम देंगे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो यहाँ पर ये बातें चल रही थी। उसके बाद प्यारे साथियों, उसके बाद जो स्वीकार करा गया, उसके बाद हमारा मार्च 1942 का, मार्च 1942 का क्या था, हमारा क्रिप्स मिशन था। क्रिप्स मिशन में भी क्या कर लिया गया, यहाँ पर भी स्वीकार कर लिया गया था, यहाँ पर भी स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर भी वही बात की गई, हम आपको संविधान सभा देंगे तो सही, लेकिन देंगे कब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देंगे। ये बातें हमारी चल रही थी, ये बातें हमारी चल रही थी। ठीक है साथियों, जब ये बातें हमारी चल रही थी तो इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा हमारी दी गई थी। इसके द्वारा हमने बताया कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन की यहाँ पर क्या हुआ कि शुरू करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा कहा गया, और 14 जुलाई 1942 के लिए कांग्रेस कार्य समिति द्वारा इस भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, और 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा इसी भारत छोड़ो आंदोलन को अनुमोदित कर दिया गया। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जब अनुमोदित किया गया 8 अगस्त 1942 को, तो प्यारे साथियों अगले ही दिन से क्या होना था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होनी थी। ये वाली बात पता लगी हमारे अंग्रेजों को। जब ये बात पता चल गई इन अंग्रेजों को, तो इन्होंने क्या चलाया, भारत में 0 आवर ऑपरेशन चलाया, और इसके तहत भारत में जितने भी नेता थे जो संविधान सभा की मांग कर रहे थे, इन सब के लिए कहाँ डाल दिया, कारागार में डाल दिया या फिर जेल में डाल दिया गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1943 में नए वायसराय बनकर के आते हैं भारत के लॉर्ड विवेल, और तो विवेल साहब लेकर के आते हैं भारत में विवेल प्लान। उसमें तमाम शर्तें थी, तमाम प्रावधान थे, आपको बताया गया है। 1945 में चुनाव होते हैं इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में नई सरकार बनती है क्लेमेंट एटली साहब की। कौन सी पार्टी, लेबर पार्टी। उससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी और विंस्टन चर्चिल साहब की सरकार हुआ करती थी। प्यारे साथी यहाँ तक बात ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यही कैबिनेट मिशन भेजते हैं कौन, क्लेमेंट एटली साहब। क्लेमेंट एटली साहब भारत में कैबिनेट मिशन भेजते हैं, क्या उद्देश्य थे, भारत की संविधान सभा गठन करेगा और ये अंतरिम सरकार गठन करेगा। बात यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए मेरे साथियों। चलिए आते हैं, अब डाल दिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन प्यारे साथियों, आपको संविधान सभा ऐसी पढ़ा देंगे कि आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेगी। टेंशन नहीं दीजिएगा, संविधान सभा के ऐसे ऐसे पहलुओं से मैं रूबरू करा दूंगा कि आपको अन्य जगह ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एक ही वीडियो में संविधान सभा ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आप लोग सहयोग बनाए रखिएगा मेरा। टॉपिक डाल दीजिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। तो भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, तो प्यारे साथियों 24 मार्च 1946 को हमारा कैबिनेट मिशन भारत में आया। इसके क्या उद्देश्य थे भाई, इसके जो उद्देश्य थे वो क्या उद्देश्य थे। उद्देश्य की यदि मैं बात करूं, इसके जो उद्देश्य थे वो क्या उद्देश्य थे प्यारे साथियों। इसके उद्देश्य थे कि भैया संविधान सभा का गठन,
संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। दूसरा, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार गठन। किसका उद्देश्य था? तो कैबिनेट मिशन का हमारा उद्देश्य था। इसने जो अपने उद्देश्यों की घोषणा करी, इसने जो अपने उद्देश्यों की घोषणा करी, उद्देश्यों की घोषणा, उद्देश्यों की घोषणा। प्यारे साथियों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आसानी से आपको नहीं मिलेगा। ये लक्ष्मीकांत जैसी किताबों में आपको नहीं दिखाई देगा, मिलेगा ही नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इनके द्वारा जो अपने उद्देश्यों की जो घोषणा की गई वो प्यारे साथी 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपने उद्देश्यों की घोषणा करी। प्यारे साथियों, कैबिनेट मिशन ने अपने उद्देश्यों की घोषणा कब करी? तो कैबिनेट मिशन ने अपने उद्देश्यों की घोषणा 16 मई 1946 में करी। आया कब है? आया है कब? 24 मार्च 1946 को। तो ये जो कैबिनेट मिशन आया था ये आपका क्या करेगा? संविधान सभा का गठन करेगा। बात यहां तक क्लियर है प्यारे साथियों? इन्होंने कहा कि भैया 1 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति खड़ा होगा। कितनी पर? 1 लाख, सॉरी 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख की आबादी पर क्या होगा? एक व्यक्ति खड़ा होगा। और इन्होंने संविधान सभा के लिए 389 सीटें डिक्लेयर करी। कितनी सीटें डिक्लेयर करी? 389 सीटें डिक्लेयर करी इन्होंने। और 389 के लिए इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। इन्होंने कहा कि 292 प्लस 4, ये जो 292 हैं ये दी जाएंगी हमारी ब्रिटिश प्रांतों को। किसको दी जाएंगी? ब्रिटिश प्रांतों को दी जाएंगी। ये किसको दी जाएंगी प्यारे साथियों? ये दी जाएंगी ब्रिटिश प्रांतों को, यह दी जाएंगी। और ये जो 4 सीटें हैं ये 4 सीटें दी जाएंगी कमिश्नरी प्रांतों को। कमिश्नरी, जो कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे, कमिश्नरी स्टेट उस समय हुआ करते थे, कितने? ये 4 हुआ करते थे। जैसे दिल्ली, अजमेर, जिसे हम मारवाड़ बोलते हैं, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़। नंबर 3 कुर्ग, बलूचिस्तान, कुर्ग, बलूचिस्तान। ये हमारे 4 कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। और इन्होंने कहा कि भैया हम 93 जो सीटें होंगी इनको देंगे देसी रियासतों को। किसको देंगे? देसी रियासतों को हम इसे देंगे। देसी रियासतों को हम इसे देंगे। देसी रियासतों कितनी दी गई? 93 दी गई। ठीक है प्यारे साथियों। और ये जो 292 सीटें हैं, ये जो 292 सीटें हैं प्यारे साथियों, इन सीटों को इन्होंने क्या करा? इन्होंने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में इन्होंने बांटा। पहला मुस्लिम, सिख और अन्य। इन्होंने किसने बांटा? इन्होंने भैया 3 भागों में 292 यानी इन सीटों को बांटा। बात ठीक है? अब सुनिएगा, मैं ये जो 292 सीटें हैं और ये जो 4 सीटें, 4 किसके हैं? कमिश्नरी प्रांतों की हैं। इन कमिश्नरी प्रांतों के लिए मैं अलग मिलाकर नहीं पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए 292 प्लस 4 यानी 296 बोल देते हैं हम। 296 बोल देते हैं। तो ये जो 296 सीटें हैं, इन 296 को 3 भागों में संविधान सभा में बांट रहे हैं हम लोग। बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपसे कथन में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, संविधान सभा में निर्वाचित सीटों को, संविधान सभा में, अभी बताऊंगा इनका निर्वाचन होना है, संविधान सभा में निर्वाचित सीटों को हिंदू, मुस्लिम, सिख 3 भागों में बांटा गया। भैया हिंदू कहाँ है? अरे सब अन्य में, मुस्लिम, सिख और अन्य। अन्य में क्या आ जाएंगे? जितने भी हिंदू बच गए, हिंदू हमारे बच गए, बौद्ध बच गए, जैन बच गए,
पारसी बच गए, जितने भी धर्म बच गए वो सब किस में आ जाएंगे, अन्य में हमारे आ जाएंगे। तो मुस्लिम, सिख और अन्य। आपसे कमिश्नरी प्रांतों से क्वेश्चन पूछेगा प्यारे साथियों, कमिश्नरी प्रांतों से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही जानदार, बेहद ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। सुनिएगा क्या क्वेश्चन पूछता है हमारा। क्वेश्चन ये पूछता है कि स्वतंत्रता पश्चात संविधान सभा में, स्वतंत्रता पश्चात संविधान सभा में कमिश्नरी से कितने सदस्य थे। तो स्वतंत्रता पश्चात संविधान सभा में कमिश्नरी प्रांत जो हुआ करते थे उनसे कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे प्यारे साथियों, तो इसमें थे 3, इसमें थे 3 सदस्य। दिल्ली से, अजमेर से, कुर्ग कहाँ आता है, कर्नाटक में आता है हमारा, कर्नाटक। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो चुका है कब, 14 अगस्त 1947 को। मैंने बताया स्वतंत्रता पश्चात यानी 15 अगस्त को, या फिर आपसे पूछ दे कि विभाजन के पश्चात पूछ दे या फिर स्वतंत्रता पश्चात पूछ दे तो भी कितने हैं, फिर भी 3 ही सदस्य हैं। क्योंकि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में चला गया हमारा, तो बच गया कितने, दिल्ली से बच गया, अजमेर से बच गया और कुर्ग से बच गए, तो 3 सदस्य तो हुए। अरे 3 हुए ना हुए प्यारे साथी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपका, ध्यान रखिएगा आप लोग। समझ रहे हैं आप मेरी बात, अरे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 292 यानी कि 292 प्लस 4 हमने कहा कि कितने कहा, 296 जो सीटें हैं, इन 296 सीटों का होना है प्यारे साथियों चुनाव। क्या होना है, इनका होना है हमारा चुनाव होना है। क्या होना है, इनका चुनाव होना है। और ये जो देसी रियासतों को सीटें दी गई 93 सीटें, इनका होना है मनोनयन। क्या होना है, मनोनयन होना है, यानी कि ये मनोनीत होनी है किसके द्वारा, राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों, राजाओं के द्वारा मनोनीत होनी है। आप लोग जानते हैं कि उस समय तमाम देसी राजा रजवाड़े हुआ करते थे कि ये वहाँ के राजा हैं, ये वहाँ के राजा हैं, है ना। तो उसमें जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे उन राजाओं से कहा गया कि भैया आपकी मर्जी है, आप संविधान सभा में जिस भी व्यक्ति को भेजेंगे मनोनीत करके हम उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये जो 296 सीटें हैं, इन 296 सीटों को होना है चुनाव, और इन चुनाव में कौन भागीदारी करेगा, तो इनमें चुनाव में कौन भागीदारी लेगा प्यारे साथियों, ये जो चुनाव हुए थे ये अप्रत्यक्ष हुए थे। कैसे हुए थे, ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। कैसे चुनाव हुए थे प्यारे साथी, ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। और आप सभी जानते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता भागीदारी नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो भागीदारी करते हैं। तो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे साथी, वो आप मिलेंगे प्रांतीय विधानसभाओं में या फिर प्रांतीय विधानमंडल में। प्रांतीय विधानमंडल कहाँ का, प्रांतीय, प्रांतों के विधानमंडल में या फिर विधानसभाओं में ये सब कुछ आपको सदस्य मिल जाएंगे। कौन से, अप्रत्यक्ष वाले। तो मैंने आपको बताया कि संविधान सभा का जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष तरीका से होना था, यानी कि जनता भागीदारी नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो भागीदारी करते। और वो कहाँ मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे कहाँ, प्रांतों के विधानमंडल में आपको ये मिल जाएंगे। प्रांतों के विधानमंडल में आपको ये मिल जाएंगे साथियों। ठीक है साथियों, अरे हाँ या ना, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। प्यारे साथियों, ये जो कैबिनेट मिशन है यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है आपसे, लिखिएगा। ये जो कैबिनेट मिशन आया, इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग भारत में आए। कौन कौन लोग आए, 3 लोग भारत में आए। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ये हमारे कहाँ आए, ये हमारे कैबिनेट मिशन में आए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन भी बोला जाता है, पूछा जाता है कि भैया कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं था,
तो ये 3 थे, जो भी नहीं था वो आप लोग लगा दीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है ये वाला। तो कैबिनेट में कितने सदस्य आए? तो 3 सदस्य आए। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो ये जो 296 सीटें हैं, इनका चुनाव होना है। कहाँ से होना है? प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होना है। प्यारे साथी, आप लोग समझ गए कि भैया चुनाव का अब एस्टीमेट तैयार हो चुका है। क्या हो चुका है? चुनावों का एस्टीमेट तैयार हमारा हो चुका है। अब क्या होगा? मई जून में चुनाव घोषणा हुई। मई जून में चुनावों की घोषणा हुई। जब मई जून में घोषणा हुई तो भैया जुलाई में क्या हुआ? जुलाई में चुनाव कराए गए। जुलाई में क्या हुआ? जुलाई में क्या हुआ? जुलाई में क्या कराए गए? चुनाव आवंटित किए गए, यानी चुनाव कराए गए। जुलाई में चुनाव कराए गए। और प्यारे साथियों, इसका रिजल्ट आया 16 अगस्त 1946 को। क्या आया? इसका रिजल्ट आया 16 अगस्त 1946 में। और आपने क्या कहा कि भैया ये जो चुनाव था, इस चुनाव में सबसे ज़्यादा जो बेसब्री से इंतजार कर रहा था इसके रिजल्ट का, वो था कौन? मुस्लिम लीग का मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि साथियों, ये जो पैथिक लॉरेंस था, जो कैबिनेट मिशन में आया था, इसके पैथिक लॉरेंस ने जिन्ना से पूछा था कि जिन्ना आप क्या चाहते? कि भैया हम तो पाकिस्तान चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम तो पाकिस्तान चाहते हैं भैया, हम तो पाकिस्तान लेके जाएंगे। किसने कहा था? जिन्ना ने कहा। तो पैथिक लॉरेंस साहब ने कहा कि भैया जिन्ना ऐसा है, तेरे अगर मुसलमान एक जगह होते, भारत में, तो मैं एक हिस्सा काट के आपको दे देता। लेकिन क्या मुसलमान जो है, मुसलमान क्या है भारत में जगह बसे हुए हैं, इसलिए मैं आपको क्या नहीं दे सकता? पाकिस्तान काट करके नहीं दे सकता। क्या करें आप लोग? क्या करें भैया? संविधान सभा में होने वाले चुनावों में खड़े हो जाएं। क्योंकि ये वादा करता था कि भैया सब मुसलमान मेरे हैं, सब मुझे वोट दे देंगे, मैं सबका भाई हूँ। कौन कहता था? जिन्ना कहता था। तो पैथिक लॉरेंस साहब का उद्देश्य था कि भैया ये बोतल में उतारते रहते, अब की बार जिन्ना की बारी थी बोतल में उतरने की। तो जिन्ना ने कहा कि बात तो सही कह रहे हो कि भैया हम भी संविधान सभा में खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान की मांग तो छोड़ो, मैं तो भारत की पाकिस्तान बना दूंगा। ये जिन्ना के विचार थे, है ना। लेकिन प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में जब चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी अपनी दमदार तरीका से लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं उल्टा ही हुआ। जो जिन्ना एक्सपेक्ट कर रहा था कि भैया मुझे ज़्यादा बहुमत मिलेगा और मैं कर दूंगा, भारत को ही पाकिस्तान बना दूंगा, क्योंकि लॉरेंस ने बोतल में उतार चुके थे लॉरेंस साहब इसको। तो क्या हुआ? यहाँ पर उल्टा हुआ कुछ। यहाँ पर 208 सीटें मिली कांग्रेस को, 208 सीटें मिली प्यारे साथियों कांग्रेस को, 208 सीटें मिली कांग्रेस को, और 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को। कितनी सीटें मिली? 73 सीटें मिली हमारी मुस्लिम लीग को। 73 सीटें हमारी मिली प्यारे साथियों। अब जैसे ही 73 सीटें देखी जिन्ना ने, प्यारे साथियों, जैसे 73 सीटें देखी जिन्ना ने, वैसे ही इसका दिमाग झन्ना गया। क्या झन्ना गया? इसका दिमाग झन्ना गया। और इसने क्या कर दिया? इसने क्या कर दी प्यारे साथी? इसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा करी। इसने क्या करी? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा करी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की इसने घोषणा कर दी, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे की इसने घोषणा कर दी। और फिर इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में साथियों इसने क्या करा? इसने संपूर्ण देश में दंगे करवाए। क्या करवाए? संपूर्ण देश में इसने दंगे करवाए। और ये जो दंगे चले, ये दंगे साथियों कब तक चले? ये 14 अगस्त 1947 तक दंगे चले, जब तक कि पाकिस्तान और भारत का क्या नहीं हो गया? बंटवारा, यानी कि विभाजन नहीं हो गया तब तक। प्यारे साथियों, आप लोग समझिएगा, मैंने कहा कि 73 सीटें जैसे मुस्लिम लीग को मिली, जिन्ना का दिमाग झन्ना गया कि भैया ये लो, अरे मुसलमानों ने क्या रिजल्ट दिया मुझे तो ये रिजल्ट दिया, मुसलमानों ने। मतलब जब मैं समझ रहा था कि भैया मुसलमान सब मेरे भाई हैं, अब कहाँ का मुसलमान मेरे साथी है बताओ, मैं क्या जवाब दूंगा लॉरेंस के लिए। तो जिन्ना का दिमाग झन्ना गया और जिन्ना ने करा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दे।
और इसके तहत इसने संपूर्ण देश में दंगे करवाए। और ये दंगे चले दोस्तों कहाँ तक, 14 अगस्त 1947 तक, लगभग 1 साल तक दंगे चले। ये लगभग 1 साल तक दंगे चले, और इन 1 साल तक दंगे चले गए। और इन दंगों में प्यारे साथियों लगभग 1 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए थे। जो आप लोग कहते हैं ना कि भैया आज़ादी के समय ट्रेनों में लाश कट के जा रही थी और नदियों में खून की नदियां बह रही थी, वो बात सत्य है, लेकिन वो किसके कारण है? ये जिन्ना के कारण है प्यारे साथियों, ये जिन्ना के कारण है, ये जिन्ना के कारण है प्यारे साथियों। लेकिन मैं आपको बता दूं, और अगले ही दिन क्या हो गया, 1947 में, यानी कि 15 अगस्त 1947 को ही क्या कर दिया, भारत को भी आजाद कर दिया गया। भारत को भी आजाद कर दिया गया। कब? 15 अगस्त 1947। प्यारे साथियों आप लोग एक बात समझिएगा, यदि जिन्ना को मुस्लिम वोट दे देते उस समय, तो भारत रह पाता क्या? अरे नहीं हो पाता, नहीं हो पाता ना। जो आज हमारा संविधान है, ऐसा संविधान हमारा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं भारत को ही पाकिस्तान बना देता वो। तो मुसलमान जो है वो भारत के लिए डिवोटेड है। आप लोग ये ना समझे कि पाकिस्तान के लिए मुसलमान है, क्योंकि क्या है कि अब क्या है कि भैया राजनीतिक प्रभाव बन जाता है कहीं ना कहीं। जो राजनेता होते हैं वो आप लोगों की मानसिकता पर खेल जाते हैं, और आप लोग खिलवाने देते हैं उन्हें, आप लोग खेलने देते हैं उन्हें, समझते नहीं क्या है क्या नहीं है। क्योंकि शिक्षा, आप लोगों ने शिक्षा तो ग्रहण करी है, लेकिन शिक्षा आप लोगों ने केवल पास होने के लिए ग्रहण करी है। आप लोग यदि इन सब बातों को पढ़ते तो कहीं ना कहीं इन सब नेताओं की उसमें आप में जाल में नहीं आते। समझिएगा मेरी बात प्यारे साथियों। तो मुसलमान भारत के लिए डिवोटेड है। यदि मुसलमान इस समय कांग्रेस के साथ ना देते तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता था, और बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता था प्यारे साथियों। तो मैं कह रहा हूं सभी लोग एक साथ मिलकर के चलिए इस देश की उन्नति में और विकास में कदम बढ़ाते हैं। ये बंटवारा आजकल के तो भाई नेता भी कुछ ऐसे हैं जो कह देते हैं कि भैया बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे ये क्या मतलब भाई बटेंगे तो कटेंगे? देखो हम तो ये कह रहे हैं भैया बांट कौन रहा है? अरे बांट भी तो आप ही लोग रहे हैं। फिर बांट कौन रहा है? बांट भी तो आप ही लोग रहे हैं। क्या इंसान बांट रहे हैं एक दूसरे को? अरे क्या ये बांट रहे हैं? अरे आप लोगों ने जाति धर्म मजहब में सब में बांट दिया, उसके बावजूद भी आप लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। समझ रहे हैं आप प्यारे साथियों? तो आजकल के तो नेता भी ऐसे बयान दे देते हैं। तो इन सब से बचिएगा प्यारे साथियों, इन सब से बचिएगा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के, सभी मजहबों के, सभी जातियों के सब लोग एकत्रित होकर के चलिए इस देश की उन्नति में कदम बढ़ाते हैं। तो प्यारे साथियों इनकी चालाकी को समझिएगा, इनकी सांप्रदायिकता की राजनीति को समझिएगा, क्योंकि सांप्रदायिकता की राजनीति कहीं ना कहीं व्यक्ति को डुबा देती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को डुबा देती है, और आप लोगों के पतन की ओर चलते रहते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले ही दिन 15 अगस्त 1947 को भारत को भी आज़ाद कर देगा। लेकिन प्यारे साथियों भारत को आज़ादी इस दिन नहीं मिलनी थी। मैं कह रहा हूँ भारत को आज़ादी इस दिन नहीं मिलनी थी, बल्कि भारत को आज़ादी कब मिलनी थी प्यारे साथियों? क्लीमेंट एटली द्वारा घोषणा करी गई थी। क्लीमेंट एटली की द्वारा घोषणा की गई थी प्यारे साथियों 20 फरवरी 1947 को इन्होंने घोषणा करी थी कि हम भारत को जो आज़ाद करेंगे ना, कि हम जो भारत को आज़ाद करेंगे, भारत को आज़ाद हम करेंगे 30 जून 1948 को हम भारत को आज़ाद करेंगे। लेकिन प्यारे साथी इस समय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन। हमारे लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने कहा कि अरे एटली साहब क्या कर रहे हो, एटली साहब क्या कर, अरे भारत में आज़ादी दोगे किसे आप 30 जून 1948 को? किसे दोगे जब ये सब लोग मर जाएंगे? अरे ये लोग इतनी बुरी तरीक़ा से लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, आज़ादी किसे दोगे? पेड़ पत्थरों को, पेड़ पौधों को आज़ादी दोगे? अरे आज़ादी इंसान को दी जाती है, जब इंसान ही नहीं बचेंगे तो आप आज़ादी दोगे किसे? तो माउंटबेटन साहब ने कहा करे थे मुझे तो बचा लो, अरे मुझे तो बचा लो, मेरा तो नाम अंग्रेजी है, देखियो मेरा नाम तो अंग्रेजी है। तो माउंटबेटन साहब ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं स्थिति को बदलवाया जाए।
तो माउंटबेटन साहब की सिफारिश पर इस तिथि को बदलवाया गया और इस तिथि को कैंसिल करके 15 अगस्त 1947 किया गया। तो आप लोग समझिए प्यारे साथियों, आज़ादी हमें इस दिन नहीं मिली थी। ठीक है साथियों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये जो संविधान सभा के चुनाव है, इनका रिजल्ट आ चुका है कब? 16 अगस्त 1940 को। और इनमें क्या हो चुका है? कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। तो जैसा कि कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है, तो अब क्या होगा? अब कांग्रेस संविधान सभा का गठन करेगी प्यारे साथियों। अब चलते हैं तो संविधान सभा के गठन पर हम लोग अब बात करते हैं। सभी प्रोसेस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्यारे साथियों। आप लोग बैठे रहिएगा, शांतिपूर्वक पढ़ते रहिएगा। चलिए साथियों, अब हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा के चुनाव में बहुमत मिल चुका है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कांग्रेस क्या करेगी? अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस करेगी भैया संविधान सभा का चुनाव, सॉरी संविधान सभा का गठन करेगी। अब संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया नवंबर 1946 में। कब किया गया? नवंबर 1946 में। कब किया गया? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। प्यारे साथियों देखिए, ये जो संविधान सभा के गठन की जो बात है, इस पर क्या होता है? कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। कभी कभी नवंबर 1946 क्या है ऑप्शन में नहीं देता, और हालांकि वो देता ही नहीं है। इसे मुश्किल से बता रहा हूं प्यारे साथियों, 20% उम्मीद है कि इस ऑप्शन को आपको दे देगा। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या देगा? वो 9 दिसंबर 1946 देगा। क्या देगा? 9 दिसंबर 1946 की तिथि आपको ऑप्शन में देगा। वो क्यों? क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है साथियों, तो अब क्या हुआ कि संविधान सभा का गठन किया गया नवंबर 1946 में, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रहा? 9 दिसंबर 1946। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपको ये ना दे करके ये दे दे, तो आपको क्या करना है? आपको 9 दिसंबर ही टिक लगाना है। क्यों? क्योंकि साथियों हम ये मान रहे हैं कि भैया ये जो एग्जामिनर है वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन मान रहा है, लेकिन एक्चुअली कब हो रहा है? एक्चुअली नवंबर 1946 में हो रहा है। यदि ये ऑप्शन में दे तो ये लगा लेंगे, ये दे तो ये लगा देंगे। यदि ये दोनों ऑप्शन में दे तो क्या लगाएंगे भैया? तो ये लगाएंगे, और दोनों दे तो ये हमारे ये लगाएंगे। बात हमारी जो है यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए साथियों। ठीक है? अरे ठीक है ना? चलिए अब हम अगली बात करते हैं। नवंबर 1940 में क्या हो गया? संविधान सभा गठन हो गया। ये ऑप्शन बना दे तो 9 दिसंबर 1940 देगा साथियों। अब हम बात करते हैं कि भैया ये जो संविधान सभा हुई थी, इसका जो गठन हुआ नवंबर 1940 में, इसमें कुछ अधिवेशन हुए, कुछ सत्र हुए, कुछ बैठकें हुई। कुछ अधिवेशन या सत्र, सत्र यानी सेशन। देखिए समझ गए प्यारे साथियों, पहले हम सत्र और बैठक समझ लेते हैं, यानी कि सेशन और बैठक समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग प्रथम बैठक पर आएंगे। तो सुनिएगा प्यारे साथियों, मेरी बात आप लोग समझते रहिएगा ध्यानपूर्वक, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। देखिए सुनिएगा, संविधान सभा में क्या हुआ? संविधान सभा में सत्र चले। क्या चले? सत्र चले। संविधान सभा में क्या चले? सेशन चले। क्या चले प्यारे साथियों? सेशन संविधान सभा में चले। तो संविधान सभा का जो प्रथम यानी फर्स्ट जो सेशन चला, फर्स्ट सेशन जो चला संविधान सभा का, वो चला प्यारे साथियों 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर कहाँ तक चला? 23 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का प्रथम फर्स्ट यानी कि फर्स्ट सेशन या प्रथम सत्र हमारा चला।
और ऐसे ऐसे प्यारे साथियों टोटल सत्र हमारे 12 सत्र हुए संविधान सभा में। संविधान सभा में कितने सत्र हुए? 12 सत्र हुए। और इन 12 सत्रों में प्यारे साथियों 167 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? 167 बैठकें हुई 12 सत्रों में। हम बात करते हैं प्रथम सत्र की, तो प्रथम सत्र जो चला हमारा, प्रथम सत्र चला हमारा 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक हमारा चला है प्रथम सत्र। और प्रथम सत्र में क्या हो रहा है प्यारे साथियों? 11 बैठकें हुई। क्या हुई? प्रथम सत्र में 11 बैठकें हुई। कितनी हुई प्यारे साथियों? हमारी 11 बैठकें हुई। अब आप लोग एक बात समझे कि भैया पहले सत्र होगा, सत्र कितने हुए? टोटल 12 हुए। इस सत्र के अंदर बैठकें होती हैं। लोग क्या समझ लेते हैं? बैठक को और सत्र में अंतर ही नहीं समझ पाते। बैठक और सत्र को एक ही समझ लेते। नहीं, सत्र के अंदर बैठक होती हैं और सत्र के अंदर 2 बैठक, 3 बैठक, 4 बैठक, 1 बैठक भी हो सकती है, जो कि अंतिम बैठक हुई थी हमारी। तो है तो सत्र, अरे चला तो सही, हो सकता है 1 ही बैठक हुई हो, 2 बैठक हुई, 3 बैठक हुई हो, लेकिन भैया सत्र है। तो संविधान सभा में सत्र चले, टोटल 12 सत्र चले। 12 सत्रों में 167 दिन बैठकें हुई। और फर्स्ट जो सेशन चला, फर्स्ट सत्र चला हमारा 9 दिसंबर 1940 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक। और इसमें 11 बैठकें हुई। कितनी बैठक हुई? 11 बैठकें हुई प्यारे साथियों। लिखिएगा आप लोग, देखो हमारी 9 दिसंबर को बैठक हुई, है ना, 9 दिसंबर 1940 को बैठक हुई। 10 दिसंबर को बैठक हुई हमारी, 10 दिसंबर 1940 को बैठक हुई हमारी। 11 दिसंबर को बैठक हुई, 11 दिसंबर को बैठक हुई हमारी। 12 दिसंबर को बैठक हुई, है ना, हमारी। 13 दिसंबर को बैठक हुई, है ना, लेकिन 14, 15 में बैठक नहीं हुई हमारी। 16 दिसंबर को बैठक हुई हमारी। 17 दिसंबर को बैठक हुई हमारी। 18 दिसंबर को बैठक हुई, 18 दिसंबर को बैठक हुई हमारी। 19 दिसंबर को बैठक हुई। 20 में नहीं हुई हमारी। 21 दिसंबर को बैठक हुई हमारी। 22 दिसंबर को बैठक नहीं हुई हमारी। हुई 23 दिसंबर को बैठक 1940। अब गिनिए प्यारे साथियों कितनी बैठकें बैठ रही हैं प्रथम सत्र में। प्रथम सत्र में बैठक बैठेंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो सुनिएगा, मैंने बताया कि सत्र होते हैं, सत्र के अंदर बैठक होती हैं, सत्र के अंदर बैठक होती हैं। सत्र चले 12 और 12 सत्र में 167 बैठकें हुई। तो प्रथम सत्र जो चल रहा है उसमें 11 बैठकें हो रही हैं। हम बात करेंगे प्रथम बैठक भी, यानी कि प्रथम सत्र की प्रथम बैठक, प्रथम सत्र की प्रथम बैठक। तो प्रथम सत्र की शुरुआत हो रही है 9 दिसंबर 1940 से, तो प्रथम बैठक भी 9 दिसंबर 1940 को ही हमारी होगी। चलिए बात करते हैं 9 दिसंबर 1940 यानी प्रथम बैठक की। प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई, प्रथम बैठक प्यारे साथियों कब हुई? तो ये हुई हमारी 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1940 को हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हमारी हुई। और ये हुई 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर हुई? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। कहाँ हुई? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हमारी क्या हुई प्यारे साथियों? संविधान सभा की प्रथम बैठक हमारी हुई। बात यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये जो प्रथम बैठक हुई हमारी संविधान सभा की, इस प्रथम बैठक में क्या हुआ? सबसे पहले व्यक्ति आए बोलने के लिए। एक व्यक्ति सबसे पहले आए बोलने के लिए, कौन थे? जेवी कृपलानी। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में प्रथम वक्ता कौन थे? प्रथम वक्ता कौन थे? वक्ता, संविधान सभा में प्रथम वक्ता के रूप में कौन आए? तो भैया जेवी कृपलानी साहब आए। कौन आए? जेवी कृपलानी साहब हमारे प्रथम वक्ता के रूप में आए, जो 11 बजे दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हमारी हो रही है। उसमें कौन आए? तो भैया जेवी कृपलानी साहब पहले बोलने आए। तो इन्होंने कहा कि मैं जेवी कृपलानी
अब क्या होगा भैया, जब गठन हो, संविधान सभा गठन हो गया, प्रथम बैठक हो रही है, तो इसकी अध्यक्षता भी कोई ना कोई करेगा। तो इसकी अध्यक्षता करने के लिए क्या हुआ कि एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाएंगे 9 दिसंबर 1946 को ही। तो सबसे पहले बोलने आए जेबी कृपलानी साहब, और जेबी कृपलानी साहब ने कहा कि मैं जेबी कृपलानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष घोषित करता हूं, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अन्य सभी सदस्यों में वयोवृद्ध हैं। क्या हैं? वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठतम हैं। ये बात कह रहे हैं कौन? हमारे जेबी कृपलानी साहब ये बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं? कि मैं जेबी कृपलानी सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष घोषित करता हूं, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अन्य सदस्यों में वयोवृद्ध हैं। क्या हैं? वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठतम हैं। प्यारे साथियों, क्या हैं? वरिष्ठतम हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लिखिएगा। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, इसमें जो अध्यक्ष बने, जो अध्यक्ष बनाए गए, वो कौन थे? वो प्यारे साथियों सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। प्यारे साथियों, कैसे थे? ये अस्थायी अध्यक्ष हमारे हुआ करते थे। और ये जो प्रथम बैठक हुई सच्चिदानंद सिन्हा जिसमें अध्यक्ष बनाए गए, इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे। इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, जो कौन थे? जो थे फ्रैंक एंथनी। कौन थे? फ्रैंक एंथनी हमारे संविधान सभा की प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष या उपसभापति थे। प्यारे साथियों, संविधान सभा की जो हमारी पुस्तक आती, जो भारत सरकार ने हमारी प्रस्तुत की है, भारत सरकार ने क्या करी है? प्रकाशित की है। उसमें संविधान सभा के लिए जो विधान परिषद शब्द यूज किया गया है, क्या शब्द? विधान परिषद शब्द यूज किया गया है। और ये जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, इनके लिए सभापति और उपसभापति शब्द यूज किया गया है। यदि आपसे सभापति या उपसभापति नाम देकर के पूछ ले, तो आपको ये इस बात में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भैया संविधान सभा के प्रथम बैठक के उपसभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे थे? अस्थायी। तो संविधान सभा के अस्थायी प्रथम सभापति, अस्थायी सभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी हमारे उपसभापति हमारे थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। और प्रथम बैठक के उपसभापति फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी। प्यारे साथियों, आप लोगों को ये बात पता चल गई। तो ये जो प्रथम बैठक हुई प्यारे साथियों, ये जो प्रथम बैठक हुई, इसमें 207 सदस्य आए। कितने सदस्य आए? हमारे 207 सदस्य आए। समझिएगा, 207 सदस्य कैसे नहीं आए हमारे गुरुजी? 207 कैसे आए? कहाँ? 389। देखिए सुनिएगा, 296 चुनाव हुए हमारे। और ये तो 93 सीटें दी गई थी देसी राष्ट्रों को। ये जो 93 सीटें थी, उन 93 सीटों में से एक भी देसी राष्ट्रों ने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा। भैया कौन राजा ऐसा होगा जो अपनी सब कुछ राजपाट छोड़कर किसी संघ में या फिर किसी संविधान सभा में सम्मिलित होगा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए देसी राष्ट्रों ने कोई भी अपना प्रतिनिधि भेजा ही, 93 वो कम हो गई। उसके बाद मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था संविधान सभा का। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया कि भैया हम संविधान सभा में आना नहीं चाहते, कि हमें तो 73 सीटें मिली है, गुस्सा में। तो वही 73 सीटें उनकी नहीं आई। बचे कुछ निर्दलीय सदस्य, जो 15 निर्दलीय सदस्य थे, उसमें से भी नहीं आए सदस्य। पहले भाई पहली बैठक में सब लोग थोड़ी ना पहुंचते हैं। अरे आप लोगों के गांव में कोई जागरण होता होगा, कोई कथा भागवत होती होगी, तो पहले वही चलती है 8-10 दिन, तो पहले दिन जो जाते हैं बहुत कम लोग जाते होंगे। तो ऐसे ही यहाँ प्रथम बैठक हो रही है। प्रथम बैठक में देसी राष्ट्रों के सदस्य नहीं आए, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, 15 सदस्य हैं वो नहीं आए, प्लस 208 बच गए होंगे। आप लोग हिसाब लगा लीजिएगा बाद में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसके बाद मैंने आपको बताया कि 208 बचेंगे यहाँ। अब 208 में से प्रथम बैठक में एक व्यक्ति का निधन हुआ था। प्रथम बैठक में एक व्यक्ति का निधन हुआ था प्यारे साथियों, जो थे प्रसन्न देव रैकूट। कौन थे? प्रसन्न देव रैकूट। प्रसन्न देव रैकूट का क्या हो गया? निधन हमारा प्रथम बैठक में
हो गया था। तो इसीलिए प्यारे साथियों प्रथम बैठक को शोक बैठक भी कहा जाता है, शोक बैठक भी कहा जाता है प्रथम बैठक को। तो क्वेश्चन एग्जाम में टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट तक के, टीजीटी पीजीटी में अधिकतर पूछता है, यूजीसी नेट तक के एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से किस सभा को, संविधान सभा की किस सभा को शोक बैठक के रूप में जाना जाता है। तो प्रथम बैठक को शोक बैठक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दिन प्रसन्न देव रैकुट का निधन हो गया था, इसलिए 207 सदस्य हमारे उपस्थित हो रहे हैं प्रथम बैठक में साथियों। अरे बात हमारी क्लियर है यहाँ तक, बात हमारी क्लियर है प्यारे साथियों, यहाँ तक बात हमारी क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगली बात करते हैं हम 10 दिसंबर की बैठक की। भैया दूसरी बैठक कब होगी? 10 दिसंबर को बैठक होगी। कब होगी? 10 दिसंबर को बैठक होगी। यहाँ तक क्लियर है प्यारे साथियों? ये सत्र और सेशन में आपको सेशन और बैठकों में आपको अंतर हो जाने चाहिए। चलिए प्रथम बैठक आप लोगों को समझ में आई 9 दिसंबर 1946 को। 207 सदस्य आए, प्रसन्न देव रैकुट के यहाँ निधन हो गया, शोक बैठक कहा जाता है, इसलिए इसे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए फ्रैंक एंथनी यहाँ पर। उसके बाद होती है हमारी 10 दिसंबर की बैठक प्यारे साथियों। 10 दिसंबर 1946 की जो बैठक थी हमारी, वो द्वितीय बैठक थी। कौन सी थी? वो द्वितीय बैठक थी, द्वितीय बैठक। प्यारे साथियों इस द्वितीय बैठक में कंफ्यूजन रहता है बहुत से लोगों के लिए कि द्वितीय बैठक तो सर जी 10 दिसंबर थोड़ी ना ही, 11 दिसंबर को थी वो तो। भैया ऐसा है, लक्ष्मीकांत जैसी किताबों में ये सब कुछ जानकारी नहीं दे रखी है प्यारे साथियों। लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, इन सब में ये जानकारी नहीं दे रखी है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि 10 दिसंबर को क्या हुई? द्वितीय बैठक हुई। लेकिन ये जो एम लक्ष्मीकांत है उसमें क्या दे रखा है कि 9 दिसंबर के दूसरे दिन बाद, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर की बैठक की चर्चा कर रखी है। केवल 3 बैठकों की चर्चा कर रखी है। लेकिन प्यारे साथियों आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं मैं आपको, कि 9 दिसंबर को पहली हुई, 10 दिसंबर को द्वितीय बैठक हुई। आप लोग समझिएगा कि 10 दिसंबर को क्या हो रही है? द्वितीय बैठक हो रही है। अब 11 दिसंबर वाले ऑप्शन को टिक नहीं कीजिएगा। क्या हो रही है? 10 दिसंबर को संविधान सभा की कैसी बैठक है? तो संविधान सभा की द्वितीय बैठक हो रही है। कब? 10 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ? इसमें अध्यक्ष का चुनाव हुआ। अध्यक्ष, भैया अब अध्यक्ष कैसे हैं? अस्थायी हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष हैं, इसलिए इनका चुनाव भी करवाया जाएगा ना। अब स्थायी अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष का चुनाव। जब प्यारे साथियों अध्यक्ष के चुनाव की बारी आई, जब अध्यक्ष के चुनाव की बारी आई तो प्यारे साथियों भाई क्या होता है कि जो नॉमिनेशन होता है, पर्चा भरने का जब टाइम आता है कि भैया बताइए कौन कौन खड़ा होगा अध्यक्ष के चुनाव में, तो एक ही व्यक्ति का नाम आया, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही केवल नाम आया संविधान सभा में होने वाले चुनावों में खड़े होने के लिए। इसलिए क्या हुआ? इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या करा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए क्या कर दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्विरोध घोषित कर दिया। क्या कर दिया? निर्विरोध घोषित कर दिया। कब? अगले दिन 11 दिसंबर 1940 की बैठक में, तृतीय बैठक में। तो यहाँ का होगा अध्यक्ष को चुनाव होगा। अगली बैठक आती है तृतीय बैठक हमारी 11 दिसंबर 1940 की बैठक कौन सी है? तृतीय बैठक है। कौन सी है? तृतीय बैठक, यानी थर्ड मीटिंग हमारी हो रही है। कब प्यारे साथी? 11 दिसंबर 1940 को। इस दिन क्या हुआ? इस दिन स्थायी अध्यक्ष बनाए गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए हमारे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और हमारे एच.सी. मुखर्जी बनाए गए हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। क्या बनाए गए? संविधान सभा के उपाध्यक्ष हमारे बनाए गए। अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब तक अध्यक्षता करेंगे, जब तक कि संविधान सभा
द्वारा संविधान बना करके तैयार करके लागू नहीं कर दिया जाता है तब तक ये हमारे अध्यक्षता करते रहेंगे। क्वेश्चन आपसे नया क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, देखिए पुराना सुनी का पूछेगा कि डॉक्टर संविधान सभा का अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी कभी क्वेश्चन एक बार पूछा था, उसमें स्थायी अस्थायी कुछ नहीं लगा रखा था, स्थायी भी नहीं था अस्थायी भी नहीं था, उसमें पूछता था, उसमें पूछा था कि भाई संविधान सभा का अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय आप लोग लगा दीजिएगा। यदि अस्थायी लगा दे तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुछ ना लगावे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खत्म कहानी। मैंने बताइए अध्यक्षता जब तक करेंगे जब तक कि संविधान बन करके तैयार या फिर लागू नहीं हो जाता तब तक। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन नया पूछेगा कि संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में किस बैठक में घोषित किया गया, कब? अरे कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक थी प्यारे साथी। कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक थी। लेकिन कुछ लोग होंगे तो वो कौन से लगा देंगे, द्वितीय बैठक। लेकिन प्यारे साथी कौन सी बैठक थी? तृतीय बैठक थी। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ये क्या थे? ये निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध। ये कैसे थे? निर्विरोध चुने गए थे। ये कैसे थे? निर्विरोध चुने गए थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इनके मुकाबले में खड़ा ही नहीं हुआ कि भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए बना दीजिए, हम उनके समर्थन में, कोई दिक्कत वाली बात ना। उसके बाद आती है 11 दिसंबर के बाद आती है हमारी 12 दिसंबर की बैठक। 12 दिसंबर 1946 की हमारी बैठक आती है, और 12 दिसंबर 1946 की बैठक जो हुई वो हमारी चौथी बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई? हमारी चौथी बैठक हुई। कौन सी बैठक प्यारे साथियों? हमारी चौथी बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई? हमारी चौथी बैठक हुई। हमारी कौन सी बैठक है? चौथी बैठक है साथियों। ये जो हमारी चौथी बैठक है, इसमें क्या हुआ? इसमें एक काम हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप तैयार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया। मेरे साथियों, प्रारूप तैयार किया जा रहा है, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव अभी प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। प्रारूप तैयार है 12 दिसंबर 1946 की बैठक, जो चौथी बैठक है, उसमें। अगली बैठक आती है हमारी 5वीं बैठक, जो थी हमारी 13 दिसंबर 1946 की। 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक थी वो हमारी कौन सी थी? 5वीं बैठक थी। कौन सी थी? 5वीं बैठक। कौन सी थी प्यारे साथियों? 5वीं बैठक हमारी 13 दिसंबर 1946 की बैठक थी। और इस 5वीं बैठक में क्या हुआ? इस 5वीं बैठक में ये जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या हुआ? संविधान सभा में क्या हुआ भैया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव भैया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या किया गया? पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कब? संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक है वो 5वीं बैठक। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। लेकिन प्यारे साथियों, अगर मीटिंग पूछ दे कि किस बैठक में प्रस्तुत किया गया, तो 5वीं बैठक में। कहां पर? 5वीं बैठक में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीसीएस में। कहां पर प्यारे साथियों? ये क्वेश्चन पूछा था आपका मध्य प्रदेश पीसीएस में, और आप लोग ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस बैठक में? 5वीं बैठक में। कौन सी में? 5वीं बैठक में। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसका मतलब क्या है गुरुजी? ये देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि ये जो उद्देश्य है, यानी कि जो हम संविधान बना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या क्या होगा। भाई मैं आप लोगों से पूछ लूँगा, गुरुजी केवल को एक बात बताओ, केवल को आप लोग पढ़ रहे हो कि भाई तुम्हारे क्या क्या उद्देश्य होंगे जीवन में, क्या क्या उद्देश्य होंगे, तो आप लोग अपनी फेंकनी चालू कर देंगे। अरे अपनी तो बताओगे, अपने बालकों की बताने लगोगे, है ना।
तो ऐसे ही पूछा गया कि भैया ये जो उद्देश्य प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किया है इसका उद्देश्य क्या है, तो इन्होंने बताया कि भैया जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं इसके उद्देश्य क्या है कि भैया भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, भारत के लोग मौलिक अधिकार देंगे, अब संप्रभुता होगी भारत में, है ना, धर्म यानी कि पंथ निरपेक्ष भारत होगा, धर्मनिरपेक्ष हो, ये सभी बढ़िया बढ़िया बातें हमारी बताई गई थी इस उद्देश्य प्रस्ताव में। जैसे आप लोग अपने बारे में फेंकना स्टार्ट कर दोगे, संविधान सभा के निर्माता थोड़ी ना फेंक रहे हैं, वो तो एक्चुअली सही बात बता रहे हैं कि भैया ये जो संविधान है इसका उद्देश्य क्या होंगे हमारे जीवन में कि हम सभी को स्वतंत्रता देंगे, समानता देंगे, न्याय देंगे। इन सभी मोटी मोटी बातों पर इसमें चर्चा हुई थी और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके 22 जनवरी, कब, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया है, यही आगे चल करके प्रस्तावना का आधार बनता है। क्या बनता है? प्रस्तावना का आधार बना। क्या बना? प्रस्तावना का आधार बना, बेस ऑफ द प्रियम्बल बना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो क्या है? वही उद्देश्य प्रस्ताव है और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। साथियों ये क्या बनता है आगे चल करके? प्रस्तावना का आधार बनता है। साथियों अब मैंने आपको एक बात बताई होगी कि एक बात बताइए कि मैंने आपको 9 दिसंबर बताया, 1946 की बैठक बताई 9 दिसंबर 1946 की, जिसमें कितने सदस्य आ रहे हैं? 207 सदस्य आ रहे हैं। और मैं आपको साथियों बता दूं कि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जब अंतिम सत्र हुआ संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 को, तो उस समय क्या हुआ? उस समय संविधान सभा में 284 लोगों ने सदस्य हस्ताक्षर किए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि संविधान सभा में 200 प्लस सदस्य हमेशा से ही रहे हैं। क्या रहे हैं? संविधान सभा में 200 प्लस सदस्य हमेशा से ही रहे हैं। तो इन 200 प्लस सदस्यों में कोई निर्णय निकाल पाना तो प्यारे साथियों बहुत मुश्किल था। यानी कि इन 200 प्लस सदस्यों में कोई निर्णय निकाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में जितने भी निर्णय लिए गए वो सब सर्वसम्मति से लिए गए। क्या लिए गए? सर्वसम्मति से लिए गए, यानी कि सबकी राय एक जैसी। प्यारे साथियों 200 प्लस सदस्यों में सबकी राय एक जैसी कैसे हो सकती है भैया? अरे कैसे हो सकती है सभी की सभी राय एक जैसी? नहीं हो सकती। तो प्यारे साथियों मैं आप लोगों को कहने लगूं कि आप लोग महिला आरक्षण पर क्या कीजिए, आप लोग चर्चा कीजिए। तो आप लोगों क्या होगा कि भैया कुछ लोग 20-25 बैठे एक कमरा में, नहीं कर पाओगे आप लोग, आधे लड़ जाओगे आपस में, आधे पेज फाड़ दोगे, हम ना कर रहे। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी नहीं कर सकते, संविधान सभा के लोग कैसे करते? तो प्यारे साथी आप लोग जानते कि वो संविधान निर्माता थे, वो जड़ नेता थे, वो समाज के निर्माता थे। जो आज आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों से कई लाख गुना वो लोग पढ़े लिखे थे, और भैया उन्होंने क्या क्या नहीं पढ़ा और कहां कहां से नहीं पढ़ा। जो आप लोग अब पढ़ रहे हैं वो तो पहले पढ़ चुके थे। तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग नहीं, एक प्रकार समझ सकते हैं आप लोग, ईश्वरीय अवतार थे वो सब लोग, जो आप लोगों के लिए इतना सुंदर दस्तावेज बना करके चले गए, और आप लोग उन्हीं के लिए आज गालियां देते हैं, उनके लिए ही आज आप लोग गाली देते हैं, और आप लोग उनकी मर्यादाओं को नहीं समझ पाते, उनके योगदान को नहीं समझ पाते। प्यारे साथियों दिल तो जब दुखता है जब पढ़े लिखे व्यक्ति सांप्रदायिकता की राजनीति का शिकार होते हैं, दिल तो जब दुखता है। प्यारे साथियों पढ़ाई तो करते हैं हम, लेकिन पढ़ाई करते हैं पास होने के लिए, सरकार से सवाल पूछने के लिए कोई नहीं पढ़ता। और जिस दिन सवाल सरकार से पूछे जाएंगे उस दिन समझ जाना कि भारत में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। वरना भैया रूसों ने कहा है कि इंग्लैंड में जो लोकतंत्र आता है वो कब आता है? वो 5 सालों में आता है, जब इलेक्शन होते हैं, जब चुनाव होते हैं तभी क्या आता है? लोकतंत्र आता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऐसी भारत में हो जाएगा, जब चुनाव आएंगे तभी हमारा लोकतंत्र आएगा।
और ऐसा ही है, लोकतंत्र के महत्वपूर्ण टूल होते हैं अलग सहमति, अलग राय, विरोध करना किसी चीज का, लेकिन हम लोग नहीं करते। अरे जैसे उन्होंने कह दी वैसे कह दी, मतलब वो भगवान है करे? अरे वो भगवान है जो 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 जैसे कह रहे हैं वैसा आप लोग मान रहे हैं, नहीं मानेंगे हम? क्यों नहीं मानेंगे? हम क्यों माने भाई? क्योंकि हमारे भी अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता है। हम भाई, हम जनता ने सरकार बनाई है, तो सरकार जिस प्रकार जनता चाहेगी उस प्रकार सरकार काम करेगी। तो सरकार हमारे लिए डिवोटेड है, ना कि हम सरकार के लिए। बात समझ में आ रही है प्यारे साथियों? चलिए, तो क्या हुआ कि भैया यही प्रस्तावना का आधार बना, कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव। मैंने आपको बता रहा था कि भैया 200 प्लस सदस्य हमेशा से ही संविधान सभा में रहे हैं, तो इन संविधान सभा के 200 प्लस सदस्यों में कोई सर्वसम्मति से निर्णय आना कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं असंभव था। तो प्यारे साथियों, संविधान सभा में तीव्र गति लाने के लिए काम में क्या करा, इन लोगों ने संविधान सभा को कुछ ग्रुप में, कुछ समूह बांट लिया, और संविधान सभा के यही समूह कहलाए संविधान सभा की समितियां। क्या कहलाए प्यारे साथियों? संविधान सभा की समितियां यही कहलाए। क्या कहलाए? यही संविधान सभा की समितियां हमारे कहलाए। तो अब लोग हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां। चलेगा। संविधान सभा की समितियां, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की समितियां। देखिए प्यारे साथियों, मैं आपको एक तरफ तो समितियां लिख रहा हूं और एक तरफ उनके अध्यक्ष भी लिख रहा हूं। जैसे यहां लिख दूं मैं समितियां, कि भैया संविधान सभा की महत्वपूर्ण कितनी समितियां थी, यानी कि जो मोटी मोटी समितियां थी, कितनी समितियां रही। तो संविधान सभा की यहाँ पर मैं समितियां लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ उनके अध्यक्ष। उनके अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों? संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष से क्वेश्चन बनता है। आप लोग छोड़ करके नहीं आइएगा। अरे आएंगे क्या छोड़ करके क्वेश्चन को? नहीं आएंगे छोड़ करके। अरे आएंगे क्या छोड़ करके प्यारे साथियों? नहीं छोड़ करके आएंगे आप लोग। तो सुनिएगा। नंबर 1, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। ये जो संघ संविधान समिति है और संघ शक्ति समिति है, इसके अध्यक्ष थे हमारे कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक समिति, इसके थे हमारे सरदार पटेल। सरदार पटेल साहब इसके अध्यक्ष थे। ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार समिति है, और अल्पसंख्यक समिति जो है, इसकी एक एक उप समिति थी। यानी कि लिखिएगा मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार उपसमिति। इसके अध्यक्ष थे प्यारे मित्रों, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये जो अल्पसंख्यक उपसमिति है, कौन सी है? अल्पसंख्यक उपसमिति। इसके अध्यक्ष थे हमारे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। और एच.सी. मुखर्जी तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी हैं। अरे हैं या नहीं? अरे प्यारे साथियों, हैं या नहीं? बताइएगा, हैं या नहीं? क्या बिल्कुल हैं गुरुजी? क्या गुरुजी? बिल्कुल हैं। अगली समिति लिखिएगा आप लोग, संचालन समिति। संचालन समिति राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, या फिर इसे हम झंडा समिति भी बोलते हैं। आप लोग झंडा समिति के नाम से भी इसको जानते हैं। अगली समिति आती है हमारी, अगली समिति आती है हमारी वित्त कर्मचारी एवं स्टाफ समिति। वित्त कर्मचारी एवं स्टाफ समिति, ये जो तीनों समितियां हैं प्यारे साथियों, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, एजेंडा समिति, वित्त कर्मचारी एवं स्टाफ समिति, है ना? इन सभी समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र बाबू क्या थे? इनके अध्यक्ष हुआ करते थे प्यारे साथियों। क्या थे? इनके अध्यक्ष हुआ करते थे। अगली आती है हमारी, एक के अध्यक्ष और थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे हम बोलते हैं, यहां पर लिखिएगा और यहां पर आ जाएंगे, यहां पर लिखिएगा प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुआ करते थे प्यारे साथियों। अरे हाँ या ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हमारे हुआ करते थे। अगली समिति आती है हमारी संविधान सभा से संबंधित जो कार्य कर रही थी संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति। इसके अध्यक्ष थे हमारे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। और आती है हमारी कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, और कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। एक थे हमारी सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय समिति, और सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे एस बरदाचार। एस बरदाचार।
ऐश्वर्याचार्य क्या थे इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। प्यारे साथियों, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ जानी चाहिए। यदि आप लोग एक आध और लिखना चाहें तो आप लोग एक आध और लिख सकते हैं कि जो मुख्य आयुक्त थे, जो कमिश्नरी प्रांत थे, जो मुख्य आयुक्त थे, उनके लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे उसके अध्यक्ष? पट्टाभी सीतारामैया उसके अध्यक्ष थे। और प्यारे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वो थी हमारी प्रारूप समिति, यानी कि आज़ादी के 14 दिन बाद जो बनाई गई। आज़ादी के 14 दिन बाद, आज़ादी के 14 दिन बाद जो कमेटी बनाई गई वो थी हमारी प्रारूप समिति। कौन सी थी? प्रारूप समिति। कौन थी प्यारे साथियों? प्रारूप समिति, मसौदा समिति जिसे हम बोलते हैं, मसौदा समिति जिसे हम बोलते हैं, या फिर हम इसे ड्राफ्ट समिति बोलते हैं। ड्राफ्ट समिति जब इसे हम बोलते हैं, ड्राफ्ट समिति बोलते हैं। राजस्थान के एक एग्जाम हुआ था, उसमें बोला था पांडुलेखन समिति कौन सी है गुरुजी? पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष यहाँ पर बताइए। तेज समिति का गठन किया गया था आज़ादी के 14 दिन बाद, 15 अगस्त 1947 में 14 दिन जोड़ देगा तो 29 अगस्त 1947 हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 29 अगस्त 1947 हमारा आ जाएगा। बात यहाँ तक हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति बनाई गई जिसे हम कहते हैं प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्ट समिति या फिर पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति जिसके अध्यक्ष थे प्यारे साथियों डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तो ये थी संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। प्रारूप समिति पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो कौन कौन सी समितियां भैया? संघ संविधान समिति हमने देख लिया, बहुत बढ़िया। यानी कि जवाहरलाल नेहरू साहब से कहा गया कि गुरुजी क्या नेहरू साहब के एक बात बताइए कि जितने भी संविधान संघ संविधान से संबंधित काम है, कि जितने केंद्र सरकार से संबंधित काम है, केंद्र की शक्ति से संबंधित काम है, ये सब काम हम आपको छोड़ रहे हैं। आपकी मर्जी, आप कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, आपकी मर्जी है। तो ऐसे ही संविधान सभा प्रांतीय लेवल पर सरदार पटेल को भेज देगा। सरदार पटेल आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग जिस प्रकार चाहें उस प्रकार से प्रांतीय लेवल पर करेंगे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के भी सरदार पटेल हैं। मतलब ये जो समितियां हैं इनके अध्यक्ष बनाए गए और इनको सौंपे गए कुछ काम, इनको सौंपे गए कुछ काम, कुछ मुद्दे दिए गए कि आप लोग इन पर क्या कीजिएगा, इन पर काम कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो समितियां अब अपना अपना काम कर रही हैं प्यारे साथियों, अब अपना अपना काम ये कर रही हैं, ठीक है ना, अपना अपना काम ये कर रही हैं। उसके बाद बनाई जाती है संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति हमारी बनाई गई। ठीक है, और प्रारूप समिति का क्या कार्य था? इस प्रारूप समिति का कार्य पर भी बात करेंगे, इसके सदस्यों पर भी बात करेंगे अभी प्यारे साथियों, इसके सदस्यों पर भी हम अभी बात करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए अगली हेडिंग डालें आप, प्रारूप समिति। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रारूप समिति। इधर डालें हम लोग। चलिए यहाँ हेडिंग डाल रखी है, पढ़ रही है। तो आज़ादी 14 दिन बाद क्या बनाई गई? प्रारूप समिति बनाई गई 14 यानी कि 29 अगस्त 1947 को, आज़ादी के 14 दिन बाद। इसे प्रारूप समिति बोलते हैं, मसौदा समिति बोलते हैं, ड्राफ्ट समिति बोलते हैं, फिर प्यारे साथी सब पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। अब उत्तर प्रदेश में बारी है कि पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे प्यारे साथी। इसमें 7 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे हमारे, 7 सदस्य इसमें थे। यानी कि यहां लिखिए क्या, प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे भैया? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? लिखिएगा आप लोग। नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर 2
डीपी खेतान, डीपी खेतान। नंबर 3 मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। बी एल मित्र, के एम मुंशी, के एम मुंशी। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे इसके क्या थे, वो अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जा रहा है, लेकिन इसके अध्यक्ष जो बनाए गए अंबेडकर साहब, वो इसके अध्यक्ष बनाए गए कब? वो इसके अध्यक्ष बनाए गए अगले दिन, यानी कि 30 अगस्त 1947 को इसके डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष बनाए गए। आप लोग कहोगे कि सर जी अन्य समितियां जो थी वो पहले ही गठित कर दी गई, ये समिति इतने दिनों बाद क्यों गठित की गई? ये पूछना लाजमी है, पूछना भी आपके दिमाग में आता होगा ये क्वेश्चन भैया। तो सुनिएगा, सबसे पहला जो चुनाव हुआ था डॉक्टर अंबेडकर का, वो पूर्वी बंगाल से आए थे और पूर्वी बंगाल जा चुका था हमारे विभाजन के बाद पाकिस्तान में। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो सीट थी वो कहाँ चलेगी? पाकिस्तान में चलेगी। तो अब संविधान बनाए कौन? संविधान बनाए कौन? तो इसीलिए प्यारे साथियों, बीच में मैं आपसे बता दूं कि जो हमारे बी एन राव जी थे, बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था अक्टूबर 1947 में। तो उसी की समीक्षा करने के लिए प्रारूप समिति गठन किया गया था, वो अभी बात की बात है। लेकिन हम बात करें कि सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो पूर्वी बंगाल से हुआ। पूर्वी बंगाल की सीट विभाजन के बाद पहुंची गई थी कहाँ? पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में बनाएगी तो प्रारूप, अब ये संविधान का गठन कौन करेगा? संविधान बनाएगा कौन? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर थे उस समय। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान बनाए कौन? कांग्रेस भी कह चुकी थी कि भैया हमारा आलोचक संविधान सभा में होना जरूरी है। गांधी जी कह चुके थे कि भैया हमारा संविधान सभा में आलोचक होना जरूरी है, कि संविधान जो बनाया जाएगा एक दलित के हाथ से बनवाया जाएगा। ये सब लोग कह रहे थे। ऊपर सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। इसलिए ऊपर से विदेश के जो जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे उस समय के, उन्होंने भी कहा था कि भैया जो भी संविधान बनाने की जो क्षमता है वो केवल डॉक्टर अंबेडकर के पास ही है, आप लोग में। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर का दोबारा पुनः चुनाव करवाया गया। बंबई की पुणे सीट से एक व्यक्ति थे एम आर जयकर, जो कि कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे उस समय। एम आर जयकर को इस्तीफा दिलवाया गया। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर का वहां से उपचुनाव करवाया गया और उपचुनाव के माध्यम से उनको संविधान सभा में लाया गया। इसलिए इतनी देरी हो गई, इसलिए इतनी देरी हो गई इनकी समिति को बनने में। तो इसमें 7 सदस्य हैं: डॉक्टर अंबेडकर, डीपी खेतान, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, बी एल मित्र और के एम मुंशी। साथियों, ये जो हमारे डीपी खेतान है, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई 1948 में। इनकी मृत्यु हुई 1948 में और इनकी मृत्यु के बाद आए टीटी कृष्णमाचारी। कौन से आए? टीटी कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी कौन से आए? टीटी कृष्णमाचारी इनकी मृत्यु के बाद आए। अगर डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णमाचारी भी यहाँ पर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो बीएल मित्र हैं, बीएल मित्र का क्या हुआ? स्वास्थ्य खराब के कारण, स्वास्थ्य खराब होने के कारण, यानी तबीयत खराब होने के कारण, स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनकी जगह आए हमारे एन माधव राव। कौन आए? एन माधव राव। एन माधव राव। ठीक है साथियों,
क्वेश्चन प्रारूप समिति से पूछता कि इसके अध्यक्ष कौन थे, या फिर पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन थे। दूसरा, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था, या फिर जितनी भी समितियां हैं उसको कह देगा कि निम्नलिखित में से एक तरफ अध्यक्ष, एकदम एक तरफ क्या है समितियां, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। एक बार क्वेश्चन पूछा था राजस्थान के एग्जाम में कि भैया प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन से, तो प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो थे के.एम. मुंशी। एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, एकमात्र यह कांग्रेसी सदस्य हुआ करते थे। और इसका गठन क्यों किया गया था, इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था, क्यों, क्योंकि भैया जो अक्टूबर 1947 में जो कहा गया है, ये जो प्रारूप तैयार किया गया, प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया संविधान का, वो वी.एन. राव के द्वारा, वी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, वी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया। इसमें 243 क्या थे, अनुच्छेद थे, और भैया 13 इसमें अनुसूचियां थी। कितनी थी, 13 इसमें अनुसूचियां थी। तो इसकी समीक्षा करने के लिए, इसकी समीक्षा या फिर इसकी जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, और अन्य जितनी भी समितियां अपना अपना कार्य कर रही थी, उनके कार्यों की जांच करने के लिए वो गलती तो नहीं कर रही हैं, और उन सब की गलतियों को सुधार करके, प्यारे साथी, उन सब की गलती को सुधार करके, इस प्रारूप में सुधार करके कहीं ना कहीं एक बनाया गया, कंपाइल करके एक संविधान बनाया गया, और संविधान बना करके जनता के सामने रखा गया 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति ने जनता के सामने रख दिया 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को जनता के सामने संविधान की प्रारूप समिति ने क्या रख दिया, संविधान का प्रारूप रख दिया। 21 फरवरी 1948 को क्या रख दिया, संविधान सभा ने प्रारूप रख दिया। किसके सामने, जनता के समक्ष। क्या रख दिया, जनता के समक्ष रख दिया, और जनता से मांगे सुझाव। क्या मांगे, जनता से मांगे सुझाव कि भैया हमने बनाया है ये संविधान, यदि आप लोगों में से कोई वर्ग छूट गया है, या फिर किसी वर्ग के लिए गलत प्रावधान हो गया है, तो आप लोग हमें बता दीजिएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। तो प्यारे साथियों, कम से कम 6 से 7 हजार सुझाव संविधान सभा के पास आए थे, कितने आए, 6 से 7 हजार सुझाव जो है संविधान सभा के पास आए, 6 से 7 हजार सुझाव, और लगभग 2 से 3 हजार सुझावों को संविधान सभा ने संविधान में समाहित किया, संविधान में समाहित किया 2 से 3 हजार सुझावों को। ये इस बात का जवाब है प्यारे साथी, जो लोग कहते हैं कि संविधान सभा का निर्वाचन कौन सा हमने किया था, वो तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून आया था, उसके द्वारा बनाई गई थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। भैया संविधान आप पर थोपा नहीं गया था, बल्कि संविधान बना करके प्रारूप समिति ने जनता के समक्ष रखा, जनता सुझाव मांगे, और इस बात का जनता ने जवाब दिया। प्रथम होने वाले आम चुनावों में संविधान सभा में लगभग वही सब लोग जीते, संविधान सभा में जितने भी लोग थे वही लोग जीते थे जो आम चुनाव में जीते, वही लोग संविधान सभा में थे। तो इस बात का जवाब दिया हमारी जनता ने, कब, प्रथम आम चुनाव 51-52 में हुए। ठीक है साथियों। तो इसके बाद संविधान सभा ने करी 3 रीडिंग, यानी कि संविधान सभा ने 3 वाचन किए। संविधान सभा ने क्या किए प्यारे साथियों, 3 वाचन किए। संविधान सभा ने क्या किए, 3 वाचन किए। अब हेडिंग डाल ली गई संविधान सभा के वाचन। संविधान सभा ने क्या किए साथियों, संविधान सभा ने 3 वाचन किए। संविधान सभा ने वाचन किए कुछ, संविधान सभा के वाचन। हेडिंग डाल ली गई संविधान सभा के वाचन या रीडिंग, यानी संविधान को दोबारा से पढ़ा गया।
संविधान जब बन करके तैयार हुआ तो संविधान को दोबारा से पढ़ा गया, इसमें कुछ जो गलतियां थी वो फिर सुधारेंगे हम लोग 3 वाचन के माध्यम से। देखिए अभी भी कोई भी संसद में जब बिल आता है तो उसके भी 3 वाचन होते हैं, 3 वाचन, और एक वाचन में तो ये कहा जाता है कि इस बिल को जनता के समक्ष रखा जाएगा। आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को जब संसद पढ़ाएंगे जब। तो संविधान सभा ने 3 वाचन किए। जब जनता से भैया क्या आए, सुझाव आए कुछ, तो उसके बाद वाचन किए संविधान सभा ने। तो प्रथम जो वाचन चला वो चला हमारा 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक हमारा चला। उसके बाद चला हमारा दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा जो वाचन चला हमारा वो चला 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। तो क्या क्या हुआ, प्रथम जो वाचन था ये क्या था, ये प्रथम वाचन, ये क्या है, प्रथम वाचन या फर्स्ट रीडिंग है। ये द्वितीय वाचन है, ये क्या है प्यारे साथियों, ये है द्वितीय वाचन है, यह द्वितीय वाचन है। ये क्या है, ये हमारा तृतीय वाचन है, तृतीय वाचन है, यानी कि थर्ड रीडिंग है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम रीडिंग या प्रथम वाचन की तिथि बताइए। तो 14 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948। अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की सबसे छोटा वाचन कौन सा था। तो प्रथम वाचन सबसे छोटा था, कि लगाइए 14 + 5 कितने हो गए, 9 नवंबर 1948। केवल 5 ही दिन यह वाचन हमारा चला। सबसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का सबसे बड़ा वाचन द्वितीय वाचन कितने, लगभग 11 माह, लगभग 11 माह। ऐसी लगभग में बात करी जाए तो यह 1 ईयर, 1 ईयर यह चला। ठीक है साथियों, ये क्या है, संविधान सभा का सबसे बड़ी रीडिंग है, सबसे बड़ा वाचन है। 14 नवंबर 1949 को क्या है, ये अंतिम वाचन है संविधान सभा का, या फिर तृतीय वाचन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात प्यारे साथियों। और जैसे ही 26 नवंबर 1949 आया, और 26 नवंबर 1949 के लिए क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ, इस दिन संविधान को आंशिक तौर पर लागू किया गया। संविधान सभा को आंशिक तौर पर लागू किया गया, जिसमें 16 अनुच्छेद लागू किए गए। 16 अनुच्छेद के साथ 4 प्रावधान, कितने थे, 4 प्रावधान लागू किए गए। 16 अनुच्छेद के साथ 4 प्रावधान लागू किए गए, जैसे निर्वाचन के बाद नागरिकता के बाद हमारा अस्थायी प्रावधान, अंतरिम संसद, तो ये 4 प्रावधान लागू किए गए बाबू, 2, 3 और हमारे 4। एक बार यूपीएससी में क्या पूछा, यूपीएससी ने एक बार प्रावधान ना देकर के आर्टिकल दे दिए थे, तो इससे बनाया गया है 324 से लेकर के 329 तक। 300 इसे बनाया गया है 5 से 11, ये दिए गए संविधान में 5 से 11। और ये क्या है, ये दिए गए हैं 369 से लेकर के 392 तक। अंतरिम संसद भाग 5 में, यही अंतरिम संसद आगे चल करके क्या बनेगी, संसद का रूप ले लिया, भाग 5 में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भैया 26 नवंबर 1949 को
संविधान सभा के निम्नलिखित में से कितने प्रावधान लागू किए गए? तो कितने प्रावधान भैया? 4 प्रावधान लागू किए गए थे। कितने? 4 प्रावधान। कौन कौन से थे? तो निर्वाचन, नागरिकता और अंतरिम संसद, अस्थायी प्रावधान। देखिए सुनिए, और 26 नवंबर 1949 के दिन क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को ये 4 प्रावधान लागू किए गए और इसी दिन पूरा जो भारत का संविधान था, हमारा संविधान बन करके क्या हो गया? तैयार हो गया, बन करके तैयार हुआ। और इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को कर लिया, स्वीकार कर लिया, या फिर क्या कर लिया? आत्मार्पित कर लिया। आत्मार्पित आत्मार्पित कर लिया, या फिर दोस्तों अधिनियमित कर लिया। अधिनियमित कर लिया। क्या कर लिया? अधिनियमित कर लिया। अधिनियमित कर लिया। बात ठीक है यहां तक? तो संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया। और इसी दिन को कहा जाता है क्या? इसी दिन को आने वाला है दिन, इसे हम मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। तो प्यारे साथियों, जब संविधान बनकर के लागू हुआ तो उस समय क्या हुआ? जब संविधान बनकर के लागू हुआ साथियों, तो लागू करने की बात चली कि भैया संविधान को लागू कब किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया 26 नवंबर 1949 को बन गया तो अभी लागू कर दो। लेकिन कुछ लोग ने कहा कि भाई ऐसा है, ये जो कांग्रेस के जो सदस्य थे वो इन्होंने एक डिसीजन लिया था दिसंबर 1929 का, जो इनका लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इन्होंने उसमें एक प्रस्ताव पेश किया था। इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे प्रत्येक वर्ष। तो भैया प्रत्येक वर्ष क्या मनाना है? पूर्ण स्वराज दिवस मनाना है। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाते आ रहे हैं। और इन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार मनाया कब? 26 जनवरी 1930 को। तो ये कहने लगे कि भाई ऐसा है, नवंबर यहाँ पर बन करके तैयार हो गया, अगला 2 महीना की बात है, क्या आ जाएगा? जनवरी आ जाएगा, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस भी मना लेंगे। इसी मौके पर हम लोग क्या कर लेंगे? संविधान को लागू भी कर देंगे पूरी तरीका से। लेकिन उन्होंने कहा कि जो जरूरी प्रावधान है, जो इंपोर्टेंट प्रावधान है, जो जरूरी है, जो अभी लागू करने हैं, उन्हें आप लागू कर दीजिए। जैसे निर्वाचन, नागरिकता, अस्थायी प्रावधान, संसद, अंतरिम संसद। तो ऐसे प्रावधानों को 16 अनुच्छेदों के साथ 4 प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। लेकिन आंशिक तौर पर यहाँ पर लागू किया गया संविधान को। लेकिन पूरी तरीका से संविधान को कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया साथियों? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस की तिथि को यादगार बनाने के लिए किया गया। ठीक है साथियों, मैं अब आगे बढ़ूं। अगली तिथि आती है हमारी 24 जनवरी 1950, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करते हैं साथियों। एक ही वीडियो में मैं पूरा टॉपिक समाप्त कर दूंगा, चिंता नहीं कीजिएगा। देखिए, अगली तिथि आती है हमारी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक हुई और इस अंतिम बैठक में 284 लोगों ने सदस्य क्या किए? हस्ताक्षर किए संविधान पर। बात यहां तक समझ में आ रही साथियों आप लोगों के? यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। और ये 24 जनवरी 1950 की जो अंतिम बैठक है प्यारे साथियों, इसको अंतिम सत्र भी कहा जाता है। कि भैया सत्र तो था ना, अरे सत्र तो था, चाहे सत्र 1 दिन का हो, चाहे सत्र 2 दिन का हो, सत्र तो सत्र ही है। तो इस संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। ये जो अंतिम बैठक हुई, इसमें 4 काम किए गए। क्या काम किए गए? इसमें 4 काम किए गए। पहला, यह क्या थी? ये
संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। पहली बात तो क्या थी, ये अंतिम बैठक थी। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति बनाया गया। दूसरा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत, इन दोनों को कर लिया गया स्वीकार। इन दोनों क्या किया गया, इनको स्वीकार किया गया। तो 4 काम किए गए यहाँ पर। अंतिम बैठक हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, इन सब कुछ, इन दोनों को स्वीकार यहाँ पर कर लिया गया। और अगले 2 दिन बाद ही, अगले ही 2 दिन बाद क्या आती है, हमारी 26 जनवरी 1950 आती है। और 26 जनवरी 1950 के दिन क्या कर दिया हम लोगों ने, संविधान को क्या कर दिया भैया, संविधान हमारा लागू इस दिन हो गया। क्या कर दिया, संविधान को लागू कर दिया। और इसी दिन भारत बन गया गणतंत्र। क्या बन गया, भारत गणतंत्र बन गया। और हम मनाते हैं गणतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, इसी दिन को मनाते हैं। समझ में आ रही प्यारे साथियों, ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसे ही हम बोलते हैं मूल संविधान। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मूल संविधान। वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसे हम बोलते हैं मूल संविधान। इसमें प्यारे साथियों, इसमें 395 थे हमारे अनुच्छेद। क्या थे, 395 अनुच्छेद थे हमारे। और हमारे 22 भाग थे, 22 भाग। और हमारे कितने, 8 अनुसूचियाँ। कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ। 8 अनुसूचियाँ हमारी हुआ करती थी। बात ठीक है प्यारे साथियों। मैंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू हुआ, इस दिन बन गया गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है साथियों, गणतंत्र का मतलब होता है कि जो हमारा राज्य का हेड है, जो राष्ट्र का प्रमुख है, उसका निर्वाचन होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि भैया जैसे इंग्लैंड में है, राजा के राजा, राजा के बेटा राजा, उनके बेटा राजा, उनके बेटा राजा, ऐसा नहीं होगा। वंशानुक्रम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, निर्वाचन होगा। यानी कि राष्ट्र का जो हेड है, राष्ट्र के प्रमुख का, राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव होगा या फिर निर्वाचन होगा। और ये जो निर्वाचन होता है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीका से हो सकता है। प्रत्यक्ष भैया क्या होता है, जनता भागीदारी लेती है, जैसा अभी अमेरिका में हुआ। अमेरिका में क्या है कि यहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका क्या होता है, चुनाव होता है, यानी कि निर्वाचन होता है। कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष होता है। हमारे यहाँ क्या होता है प्यारे साथी, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष होता है। हमारे यहाँ जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, वो राष्ट्रपति के, हमारे होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्र का प्रमुख कौन, राष्ट्रपति। तो प्यारे साथियों, संविधान सभा हमारी क्लियर। यहाँ तक देखिए, हमने कहा संविधान सभा के विचार से हमने चर्चा की और संविधान को लागू करा दिया। आपके साथ लगे हैं हम भी, और आप भी हमारे साथ लगे रहिएगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छी क्लास लगेगी आप लोगों के लिए। ठीक है साथियों, अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ, क्योंकि हमें ऑफलाइन क्लास में भी जाना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा FM गोल्ड के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। नमस्कार, जय हिंद।